तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी फूट है, पूरे 5 साल इन्होंने वसुंधरा राजे को कमज़ोर करने के लिए पूरे राजस्थान में कोई कैडर तैयार नहीं होने दिया। और अब स्थिति ये है कि भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर से 5 पर भयंकर बगावत है। नगर कामा विधानसभा सीट जो है में बाहुल सीट है, 1.25 लाख के आसपास जो है में मतदाता हैं, तो वहाँ मेव और हिंदू वोटिंग होती आई है। बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि इसको हम ध्रुवीकरण करें, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है और जैसे जैसे वोटिंग नज़दीक आती जाती है तो वो धनबल, बाहुबल और जातीय समीकरण इतने भयंकर रूप से हावी हो जाते हैं कि हम इन तमाम मुद्दों को भूल जाते हैं। यही स्थिति भरतपुर के और डीग के मिलाकर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में है। हाँ, कुछ सीटों पे सीधा मुकाबला है, जैसे बैर में सीधा मुकाबला कह सकते हैं, नदवई में भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नदवई में मायावती की जब सभा होगी उसमें जो भीड़ जुटेगी उसके बाद कुछ निर्णय हो पाएगा कि वहाँ सीधा मुकाबला रहता है कांग्रेस बीजेपी के बीच या त्रिकोणीय हो सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियों के टिकट वितरण होने के बाद नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं। काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे, कौन अप होगा, कौन डाउन होगा, थर्ड फ्रंट क्या होगा, कितना वोट करेगा, वो सब लाभ हानि वाला चल रहा था। अब सारी जो पिक्चर थी वो कहीं ना कहीं साफ होती नज़र आ रही है, लेकिन साफ सिर्फ इतनी नज़र होती आ रही है कि किस विधानसभा सीट पर कहाँ कहाँ क्या समीकरण होगा, क्योंकि टिकट वितरण सभी का हो चुका है। पुरानों को चेहरों को ही ज़्यादातर तवज्जो दी है कांग्रेस ने, बीजेपी ने नए चेहरों को तवज्जो दी है। कुछ ऐसे भी चेहरे लाई है बीजेपी की, टिकट वितरण के बाद घमासान मच गया, बगावत शुरू हो गई। तो सबसे पहला मेरा सवाल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं भरतपुर जिले के, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मोहन गुप्ता जी, हर बार ट्रेंड रहता है राजस्थान में, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हर बार सिर्फ एक ही ऐलान करते हैं कि हम रिपीट आ रहे हैं, ट्रेंड को तोड़ेंगे, लेकिन ट्रेंड अभी तक टूटता हुआ नज़र तो नहीं आया। बीजेपी में जिस तरह से बगावत शुरू हो गई, और बीजेपी की बगावत क्या काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि चुनाव भी लड़ा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। भरतपुर जिले की इन 7 विधानसभा सीटों की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, क्या समीकरण कहता है? देखिए साहब, मैंने शायद पहले भी आपको निवेदन किया था कि जो एक मिथक चला रहा है कि एक बार राजस्थान में बीजेपी और एक बार कांग्रेस और हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता रहा है, शायद ये मिथक मेरे अनुभव के आधार पर इस बार टूटता नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो नज़र आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी फूट है। पूरे 5 साल इन्होंने वसुंधरा राजे को कमज़ोर करने के लिए पूरे राजस्थान में कोई कैडर तैयार नहीं होने दिया। और अब स्थिति ये है कि भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर से 5 पर भयंकर बगावत है, और बगावत बहुत सशक्त है। कोई हल्के कार्यकर्ता मैदान में नहीं उतरे हैं। वो कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से इस उम्मीद में थे कि इस बार हमको टिकट मिलेगा और हम जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी के लिए सीट निकाल के देंगे, लेकिन पार्टी ने उनकी जो उम्मीदें थीं वो धूमिल कर दी। और एक सबसे बड़ी बात जो इन चुनावों में मुझे पहली बार नज़र आ रही है इतने लंबे मेरे पत्रकारिता के जीवन में, कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, 20-20, 25-25 साल से जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर के सीटों का बंटवारा हुआ है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है हमारी पार्टी में, और कार्यकर्ता की कोई पूछ और परख नहीं की गई है। हालात भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की स्थिति बहुत कुछ साफ है। क्योंकि गुप्ता जी, भरतपुर विधानसभा प्रॉपर की अगर हम बात करें तो विजय बंसल वही पुराना चेहरा आ गया, डॉक्टर सुभाषगढ़ तो सिटिंग विधायक और मंत्री भी हैं, और ये बीएसपी से भी एक बागी कांग्रेस का आ गया, तो क्या बागी भी टक्कर में हो पाएगा विजय बंसल और गर्ग के बीच ही रहेगा? देखिए साहब, अभी जब तक ये बगावत और ये तमाम नामांकन, हालांकि अभी नामांकन वापसी का समय है, क्या लास्ट स्टेज रहती है, लेकिन मेरा अपना अनुभव और जो जनता के बीच में हम लोगों ने पिछले 10, 12, 15 दिन में जो जायजा लिया है, इस बार भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग की राह बहुत ज़्यादा आसान होने वाली नहीं है। खास करके कांग्रेस से बगावत करके जो गिरीश ने अपना नामांकन किया है बीएसपी से,
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का होगा। हालांकि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान जो पहुंचाने का फैक्टर है वो गिरधारी तिवारी होगा। लेकिन गुप्ता जी, एक सवाल ये भी है कि बीएसपी कैसे पहुंचाएगा नुकसान, क्योंकि बीएसपी का जो प्रत्याशी है वो तो नदवे से 2 बार लड़ चुका कांग्रेस से, वहां कुछ नहीं बना। अब यहाँ भी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस काफी समय से दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर चुनाव की हर बार अलग परिस्थिति होती है। ये कतई आवश्यक नहीं है कि कोई उम्मीदवार पिछली बार नहीं जीता तो इस बार भी नहीं जीत पाएगा। बीएसपी में पिछले दोनों चुनावों में, इससे पहले जो दोनों चुनाव थे, उनकी परिस्थितियां अलग थी। इसमें इस बार क्या है कि बीएसपी की जो लंबी वोटें हैं, क्योंकि 30 हज़ार वोट लगातार पिछले दोनों चुनावों में बीएसपी उम्मीदवार लेता रहा है, और इसमें कांग्रेस की वोटों का प्लस होना और साथ ही दूसरे लोगों का भी प्लस होना, इसलिए वो कांग्रेस के लिए ये ग्रीस जो बीएसपी के उम्मीदवार बने हैं बागी होकर के बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी के लिए गिरधारी तिवारी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएंगे इस बार चुनाव में। बिल्कुल। हमारे साथ हैं प्रमोद कल्याण जी। प्रमोद जी, क्या लगता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, 7 विधानसभा सीटों पर मतलब त्रिकोणीय मामला है, 2-पक्षीय मामला है, या 4 वाला भी हो गया है, कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट रहेगा? अभी ये इसका निर्णय तो 9 तारीख को नामांकन वापसी के बाद हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी जो बागी हैं उनको मनाने के लिए पार्टी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी में ज़्यादा बगावत है, तो अभी जैसे कि कल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल कामा आए थे, इसी प्रकार बसंत राजे के प्रयासों से अनीता सिंह जो फॉर्म भरने वाली थी नगर से 2 बार की विधायक, वो अब बैकफुट पे हैं। मुझे ये पता भी चला है कि गिरधारी तिवारी जी को भी मनाने के प्रयास चल रहे हैं। तो आज के देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद एक आध और नाम वापस हो सकते हैं। तो जब नाम क्लियर हो जाएंगे तब कुछ स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी कि कौन कहाँ क्या स्थितियाँ रहेंगी। देखिए, बयाना की बात करें तो ऋतु बनावत वो लड़ी रही हैं चुनाव, बच्चू बंसीवाल कांग्रेस वो है, ये तो वहाँ तो त्रिकोणी दिखता ही है। वहाँ ऋतु बनावत बिल्कुल स्ट्रांग कैंडिडेट है, और उसने पार्टी को मैसेज दे दिया है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, और शायद पार्टी ने भी ये मान लिया है कि ये हमारी बी टीम के तौर पे भविष्य में काम आ सकती है। और ऋतु बनावत के पति जो है भाजपा जिलाध्यक्ष, वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है, क्योंकि वो 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्हें अनुभव है, और उनके साथ कुछ सहानुभूति भी अगर काम कर गई तो निश्चित रूप से वो भाजपा के लिए खतरनाक साबित। नदवई और बैर की अगर बात करें तो जो लोगों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि साहब नदवई और बैर ना एक साफ सी तस्वीर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो वर्तमान उनके कांग्रेस के विधायक हैं काफ़ी विरोध है जनता में, तो क्या इसका फर्क दिखता है? बैर में आज की स्थिति में सीधा मुकाबला दिखाई देता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वहाँ बहादुर सिंह कोहली भाजपा के उम्मीदवार हैं, 2 बार वो विधायक रहे हैं। फिर खास बात है कि वहाँ एक जो बड़ा जो जाट बेल्ट है, जहाँ करीब 104 गांव छोटे बड़े बताए जाते हैं जिनमें जाट कम्युनिटी बड़ी संख्या में है, वो पहले भी 3 चुनावों में बीजेपी को खास तौर से कोहली कार्ड को जो है समर्थन देती आई है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि गुजर जो मतदाता जो कांग्रेस के साथ रहते आए थे, उनमें भी पिछले दिनों जो सियासी संकट हुआ, पायलट का साथ नहीं देने के कारण बजल लाल जी जाटव से कुछ नाराजगी की खबरें आ रही हैं। अब वो हकीकत में कितना चेंज हो पाती हैं ये चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नाराजगी का माहौल है। बिल्कुल नाराजगी माहौल है। गुप्ता जी, नगर और कामा दोनों ही अगर हम नंबर ऑफ वोट में कहें तो मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। कामा ज़्यादा है, नगर कम है। नगर में त्रिकोणीय मामला दिखाई दे रहा है, कामा में भी बताया जा रहा है ऐसे ही बढ़ सकता है। पहले तो नगर की बात कर लेते हैं, वहाँ क्या लगता है? पहले भी टक्कर बीजेपी वो कांग्रेस बीएसपी के प्रत्याशी थे जो कांग्रेस शामिल हो गया, उनको रिपीट किया गया है भाजपा को। देखिए सब, जहाँ तक मेरे पास मेरे निजी सूत्रों से जो जानकारी है, नगर को लेके भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत कमजोरी महसूस कर रही है। और भरतपुर में सबसे कमज़ोर अगर अपनी कोई सीट, मेरे पास जो मेरे सोर्सों से, मेरे सूत्रों के हवाले से मेरे पास जानकारी है, सबसे कमज़ोर वो नगर को मान के चल रही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई सीट इस बार मान के चल रही है तो वो नदवई को मान के चल रही है। जहाँ तक नगर की बात है, नगर में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगा। और
इस कंट्रास्ट में, इस लड़ाई में जो जानकारी मिल रही है उसमें कांग्रेस का अपर हैंड है। ठीक इसी तरह से नदवई की स्थिति है। नदवई में भी हालात बहुत तेजी के साथ बन और बिगड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर के जिन लोगों ने पसीना बहाया, पैसा बहाया, और पिछले दिनों भरतपुर जिले में और ऐसा महसूस हुआ था कि ये नदवई इतनी बड़ी सीट है कि जिसमें बाढ़ सी आ गई थी, बाढ़ के आ गई थी साहब। ऐसा लगने लगा था कि ये कोई अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि मेरे 25 साल की पत्रकारिता में इतनी कन्विंसिंग होते हुए, मैंने इतना पैसा खर्च होते हुए चुनाव से बहुत पहले नहीं देखा था। और अब उन तमाम जो उम्मीदवार थे, जिनको उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा, उनको नहीं मिला। मेरे वो भी शायद कहीं ना कहीं नहीं, जो मेरे निजी जानकारी है उसमें ये है कि वो एक तरह से सारे के सारे लोग विद्रोही होकर के लामबंद हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे नदवई में। ये हो सकता है। प्रमोद जी, एक काफ़ी चर्चा में काफ़ी समय से रह रही है कामा विधानसभा सीट। जायदा का काफ़ी समय से विरोध हो रहा था। एक नई नू मेवात की हरियाणा की लड़की आ गई है, नौचम चौधरी, उनका भी वीडियो आप हाल ही में वायरल हुआ था, गोली का जवाब गोली वाला। वहाँ किस तरह का मुकाबला हो सकता है? नगर कामा विधानसभा सीट जो है में बाहुल सीट है। 1.25 लाख के आसपास जो है में मतदाता हैं, तो वहाँ मेव और हिंदू वोटिंग होती आई है। बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि इसको हम ध्रुवीकरण करें, और इसीलिए जो है लास्ट टाइम पे नौचम चौधरी को इन्होंने टिकट दिया, या जब ये भारी कैंडिडेट का इन पे आरोप लग रहा है, क्योंकि ये मूलतः नू क्षेत्र की रहने वाली हैं। अभी वहाँ जो बीजेपी से जो टिकट मांग रहे थे, जैसे पूर्व विधायक शमसुल हुसैन, एक पूर्व मंत्री नसरू खां, पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल, ये सारे लोग जो है भाजपा के खिलाफ नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज कामा में सर्व समाज की एक महापंचायत हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट जो है उतारा जाएगा। तो अगर वो एक कैंडिडेट पे सहमति बन जाती है सभी की, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। और अगर त्रिकोणीय स्थिति बनती है तो इसमें जो है भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि एक तो वो बाहरी कैंडिडेट हैं का आरोप लग रहा है, और दूसरे जो वोट कट होगा वो हिंदुओं का ही होगा, क्योंकि कस्बाई वोट जो है इन कैंडिडेटों के साथ खड़ा होगा। आज की स्थिति में जायदा खान तमाम विरोध के बावजूद एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उभर के आई हैं, और एक हालात इस तरीके के उत्पन्न हो गए हैं कि मेब मतदाता को उनके साथ जुड़ने में आसानी हो सकती है। हाँ, और अच्छा एक चीज़ और है, इलेक्शन जब हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले राजस्थान में तमाम तरह के मुद्दे आते हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा आता है, एंटी इनकमेंसी का मामला आता है, ERCP, तमाम तरह के मुद्दे हावी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आता है ये सब मुद्दे खत्म हो जाते हैं, फिर जातीय समीकरण हावी हो जाता है। राजस्थान का तो ये ट्रेंड देखने को आता है, सारे मुद्दे खत्म, सिर्फ जातीय समीकरण हावी हो जाता है। भरतपुर जिले में अगर हम ओवरऑल बात करें तो जातीय समीकरण क्या कहता है? खासकर ये भी बताया जा रहा है कि गुर्जर समुदाय सचिन पायलट को लेकर बीजेपी की तरफ रुख कर सकता है। तो जातीय समीकरण ओवरऑल पूरे भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट पर क्या कहता है गुप्ता जी? देखिए साहब, मैं पहले भी निवेदन कर चुका कि हम लोग पूरे 5 साल महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और तमाम तरह की जो परेशानी एक आम आदमी झेलता है उसकी बात करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है और जैसे जैसे वोटिंग नज़दीक आती जाती है तो वो धनबल, बाहुबल और जातीय समीकरण इतने भयंकर रूप से हावी हो जाते हैं कि हम इन तमाम मुद्दों को भूल जाते हैं। यही स्थिति भरतपुर के और डीग के मिलाकर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में है। जहाँ तक आपने गुर्जरों की बात का, बिल्कुल आपने सही कहा कि पायलट वाले फैक्टर को लेकर के गुर्जर समुदाय के लोग कांग्रेस से थोड़ा सा परहेज करने की स्थिति में हो गए थे और काफ़ी दूर भी हट गए थे। लेकिन अब चूंकि लड़ाई आपस में जो थी वो कितनी है वो अंदर की बात है। लेकिन निश्चित रूप से सचिन पायलट ने जो मैसेज दिया है इंटरनल, वो ये है कि नहीं, अब सारी लड़ाई भूल करके हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, और कांग्रेस मजबूत होगी तो सचिन पायलट भी मजबूत होंगे। और ऐसा नहीं है, जब कोई भी नेता कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो भीतरघात करता है तो सरकार को और दूसरे लोगों को उसके भीतरघात की जानकारी हो जाती है कि भाई वो अपनी कौम को क्या संदेश दे रहा है। जानने में जो जानकारी में आई है वो सारी चीज़ें ये आई है कि गुर्जर समुदाय काफ़ी हट गया था, लेकिन अब एक बार दोबारा कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में वो जा रहा है। और बीजेपी को जो बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड था, वो ट्रम्प कार्ड अब शायद उसके काम नहीं आ पाएगा। प्रमोद जी, सीधा सा एक ये है, पूरे 7 विधानसभा सीट में अब हम सिर्फ एक ही सवाल लास्ट है हमारा,
फिलहाल का जो समीकरण जो विश्लेषण कहता है उसमें क्या बीजेपी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है या कांग्रेस थोड़ा सा आगे बढ़ रही है या फिर जो निर्दलीय या तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो इफेक्ट करने वाले हैं? देखिए, अभी कोई भी तस्वीर साफ कहना तो ज़रा जल्दबाजी होगी। हाँ, कुछ सीटों पे सीधा मुकाबला है, जैसे बैर में सीधा मुकाबला कह सकते हैं, नदवई में भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नदवई में मायावती की जब सभा होगी उसमें जो भीड़ जुटेगी उसके बाद कुछ निर्णय हो पाएगा कि वहाँ सीधा मुकाबला रहता है कांग्रेस बीजेपी के बीच या त्रिकोणीय हो सकता है। नगर में त्रिकोणीय मुकाबला आज की स्थिति में है और आगे भी रहेगा, क्योंकि नैम सिंह पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। कामा में मैंने जैसे ही पहले बताया था, अगर सर्व समाज की ओर से कैंडिडेट उतर जाता है तो वहाँ त्रिकोणीय स्थिति रहेगी। डी कोमेर में सीधा मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस के बीच। भरतपुर में अभी आज की तारीख में चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई देता है। अगर गिरधारी तिवारी मैदान में डटे रहते हैं तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है और मुकाबला फिर से जो है त्रिकोणीय रहेगा। और बाद में चुनाव कितना उठता है ये देखा जाएगा, पर लेकिन बीएसपी एक मजबूत उपस्थिति अपनी आज दर्ज कराने की स्थिति में है। बयाना में ऋतु बनावत जिस दमदारी से चुनाव लड़ रही हैं उससे लगभग तय है कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, ऋतु में, कांग्रेस में और बीजेपी के बीच। वहाँ बीएसपी से भी कैंडिडेट है, वो बीएसपी कैंडिडेट जितना वोट उठाएगा वो उतना ही नुकसान बीजेपी को और अमर सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको नुकसान करेगा। और ऐसी स्थिति में ऋतु बनावत को फायदा हो सकता है। वैसे बीजेपी भी ऋतु को अपनी बी टीम लगभग मान चुकी है कि विपरीत परिस्थितियों में ये हमारे काम आ सकती है, तो इसलिए उनको भी मनाने और मनुहार करने का दौर लगभग ख़त्म हो चुका है। वैसे भी जो अब तक जो आज़ादी से लेकर अब तक जो 97 बार जो चुनाव हुए हैं सभी विधानसभाओं में, कहीं 10 बार हुए हैं, कहीं 15 बार हुए हैं, कहीं 13 बार हुए हैं, तो 97 में से 33 बार जो है कांग्रेस जीती है और 17 बार बीजेपी जीती है। क्योंकि भरतपुर बॉर्डर इलाका है तो यहाँ का जो मतदाता है वो यूपी और हरियाणा के जो राजनीतिक दल हैं उनसे प्रभावित होता है। जैसे कि अपन बात करें इन लोगों का यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन इन लोगों का कैंडिडेट जब आ जाता है तो यहाँ जो जाट कम्युनिटी जो सबसे बड़ा वोटर है वो अपने आप को उन जाट लीडरों से जोड़ लेता है। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट जैसे कि अपन विजय बंसल जी की चर्चा करें, वो एक बार इन लोगों से जीत गए। अब लेटेस्ट अपन बात करें रालोद का, वैसे कोई नेटवर्क नहीं है, पर चूंकि वो चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और जयंत चौधरी जो एक बड़े जो जाट लीडर हैं उनके प्रभाव के कारण यहाँ जाट जो वोटर है वो प्रभावित होता है। और पिछला चुनाव आपने देखा ही था कि सुभाष गर्ग रालोद के टिकट पर जीत गए थे, इस बार भी वो रालोद के टिकट पर है। ऐसी अब ये दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी वो भी आई है, अब वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं ये भविष्य बताएगा। पर लेकिन मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ असर सारे चुनाव पे ये डालेंगे। अब बसपा की अपन बात करें, बसपा का बहुत बड़ा यहाँ भरतपुर जिले में हर सीट पर लगभग प्रभाव है, क्योंकि यहाँ 20,000 से लेकर 40-45 हज़ार तक हर सीट पे जो है एससी वोटर, और एससी वोटर में मैक्सिमम जो है जाटव कम्युनिटी है। और जाटव कम्युनिटी का मायावती के प्रति बड़ा तगड़ा क्रेज, यद्यपि भीम आर्मी भी अब एक विकल्प के तौर पे खड़ी हो रही है, पर लेकिन अभी उसका क्या शुरुआती दौर है, वहाँ जो है अभी नौजवान अधिक हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी लगती हैं कि ये जैसे जैसे चुनाव की डेट पास में आएगी, अब वो सारे लोग कितना एक्टिव होते हैं, कितना माहौल बनाते हैं, तो उससे जो है स्थितियाँ चेंज होंगी। पर मेरा मानना है कि देर सवेर जो है स्थितियाँ जो है भाजपा, कांग्रेस और कहीं बीएसपी उनको त्रिकोणीय स्थिति में ला सकती है। तो ये थी राजस्थान के भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों का विश्लेषण। पिक्चर अभी धीरे धीरे और स्पष्ट होती जाएगी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा समीकरण भी क्लियर होते जाएंगे। तो कैसा लगा आपको पत्रकारों के साथ ये भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों का विश्लेषण? कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें ज़रूर बताइए।